Hello dear friends and scholars, welcome to all of you once again to your own channel आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट ATLC। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने मॉर्गेज के बारे में जाना कि मॉर्गेज होता कौन है, उसमें मॉर्गेजी और मॉर्गेजर कौन होते हैं, मॉर्गेज डीड्स क्या होती हैं, मॉर्गेज मनी क्या होता है। उसी में सेक्शन 58 के फर्दर में टाइप्स ऑफ मॉर्गेज दे रखे हैं, या फिर कह लें तो काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, कितने प्रकार के मॉर्गेज होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो मॉर्गेज ये इस फला प्रकार का है तो वो इस कैटेगरी में क्यों आ रहा है, ये उसी में डिस्क्राइब्ड है। तो सेक्शन 58 के आगे को हम डिस्कस करते हैं कि जो कि चैप्टर 5 के अंतर्गत है। तो उसमें काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस, दीज आर द फॉलोइंग 6 काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस जो कि हमको डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल मॉर्गेज से। तो इट इज अ वेरी सिंपल मॉर्गेज, ये सबसे पहला काइंड होता है। और इसमें होता क्या है कि आपकी लायबिलिटी होती है, जैसे आपने कोई मॉर्गेज लिया, किसी को आपने अपने राइट्स का ट्रांसफर किया किसी प्रॉपर्टी में और उसने आपको पैसा दिया, तो ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपके ऊपर दायित्व होगा, आपकी लायबिलिटी होगी कि आपको पैसा चुकाना है। आप कोई प्रॉपर्टी बंधक नहीं बनाओगे या कोई राइट उसमें नहीं दे दोगे, कुछ पोजेशन ट्रांसफर नहीं कर दोगे, ये चीज रहेगा। लेकिन आपके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी रहेगी कि आपको उसका पैसा चुकाना है। इसीलिए लिखा है नो डिलीवरी ऑफ पोजेशन, आप कब्जा कोई उसको नहीं दे रहे हो, आपका जो कब्जे का अधिकार है वो अपना मॉर्गेजी को डिलीवर नहीं कर रहे हो। सेकंड वन इज अ मॉर्गेज राइट टू सोल्ड प्रॉपर्टी, इन केस अगर आप अपना रिडीम नहीं करवा पाते। अब रिडीम क्या है? रिडीम मतलब आपने अपना पैसा जो आपको कर्ज लिया था आपने वो चुका दिया और प्रॉपर्टी ले ली। ये अगर आप काम नहीं कर पाते हैं तो जो मॉर्गेजी होता है उसको राइट टू सोल्ड द प्रॉपर्टी मिल जाता है। डिक्री ले आएगा कोर्ट से, प्रॉपर्टी को सेल करके अपना पेमेंट जो है वो उससे निकालेगा, ऑब्टेन, और एक्सेस इनको दे देगा। अब देखिए, जो पेमेंट निकालेगा उसमें उसका प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट वो दोनों ही ऐड होगा, तभी वो उसका निकलेगा। और फ्यूचर सेल ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी स्टॉप्ड। आपका जब यहाँ पे पर्सनल लाइबिलिटी है और आपने कोई प्रॉपर्टी मतलब एक तरीके से ना उसको पोजेशन दे रखा है ना उसके पास कोई कागजात है उस तरीके से, तो आप क्या करेंगे कि आपको प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है। तो लेकिन अगर वही एक प्रॉपर्टी बची है तो जो आपका मॉर्गेजी होगा कहेगा भैया आपके पास इतना ही प्रॉपर्टी है, वो भी आप मुझसे पैसा लिए हो, इसको भी बेच दोगे तो मुझे कहाँ से पैसा दोगे, मेरा प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट कहाँ से दोगे। तो वो चाहे तो फोर्स करवा सकता है कोर्ट से कि सर इनके पास इतना ही प्रॉपर्टी है माय लॉर्ड, ये बेच देंगे तो मेरा पैसा कहाँ से आएगा, ये उसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है जो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब ये ऐसा एक मॉर्गेज है जो जिसमें लिखा है कंडीशनल सेल। ये है एक प्रकार का सेल लेकिन कंडीशन के साथ सेल हो रहा है। जब हम लोग सेल पढ़ेंगे तो एक कंडीशनल सेल भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, मतलब इसमें सेल का तत्व कुछ ना कुछ होगा कि प्रॉपर्टी सेल हो रही है लेकिन ये मॉर्गेज के अंदर में है। तो आइए जानते हैं क्या है। पहली बात तो ये कंडीशनल मॉर्गेज है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर उसमें मेंशन नहीं है तो ये कंडीशनल मॉर्गेज के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। दूसरा, इन डिफॉल्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज, इसमें कंडीशन ये मेंशन की जाती है कि अगर मैंने पैसा आपका नहीं चुकाया तो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको एब्सोल्युटली स्टार्टिंग में ही ट्रांसफर कर दी। बेसिकली होता क्या है, आप इसमें पैसा लेने जाते हैं, एक प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रखने लेकर के जाते हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, तो वो क्या होगा कंडीशनल सेल में, वो एब्सोल्युटली उसके फेवर में ट्रांसफर कर दी जाएगी बाय राइटिंग में कि आप ये प्रॉपर्टी जो है उसके नाम ट्रांसफर हो गई, वो भी एब्सोल्युटली। कब? जब आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में ऑस्टेंसिबली रहेगी, मतलब दिखेगी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स पे यही लिखा जाएगा कि ये कंडीशनल मॉर्गेज है और इन केस अगर मॉर्गेजर अपना पैसा नहीं चुका पाता है तो ये प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से मॉर्गेजी को मिल जाएगी। शुरुआत में भी लिखा गया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है अभी, तो वहां पे लिखा जाएगा ऑस्टेंसिबली, लेकिन अगर पूरा पैसा नहीं चुका पाए तो वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाएगी। अब ऑन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, अगर जो मॉर्गेजर है उसने पेमेंट कर दिया तो या तो वो जो सेल की कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी। मतलब अगर मैंने पैसा अपने मॉर्गेजर को चुका दिया, तो अब क्या होगा कि
वो प्रॉपर्टी सेल करने का राइट मतलब फोर क्लोजर का राइट नहीं इस्तेमाल करेगा, ना उसको प्रॉपर्टी डिस्पोज करने का रह जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी बेच करके अपना पैसा निकाले। तो वो प्रॉपर्टी ये जो सेल होगी वो वाइड हो जाएगी। और या फिर जैसा मैंने कहा होगा कि अगर मैं आपको पैसा दे दूंगा तो आप ये प्रॉपर्टी इसके नाम ट्रांसफर करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपके नाम वो प्रॉपर्टी शुरुआत में ही ट्रांसफर कर दी है, हालांकि वो एब्सोल्युटली नहीं लेकिन एक तरीके से ट्रांसफर तो की। यही होता है कंडीशनल बाय सेल में, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। थर्ड वन है यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज, उपभोग बंधक, जिसमें आप प्रॉपर्टी का उपभोग करते हैं। जैसे ए ने बी से एक मॉर्गेज लिया और कहा कि ठीक है अब मेरी एक बिल्डिंग है जिसमें रेंट उठता है और आप एक काम कीजिए, आपने मुझे 50 लाख दिया है तो आप एक काम कीजिए उस बिल्डिंग का रेंट लेते रहिए और आपका जितना इंटरेस्ट होगा 50 लाख 10 मान लेते हैं 10 लाख का इंटरेस्ट है तो 60 लाख तक आप उसका रेंट जो है वो कर लीजिए, प्रॉफिट गेन कर लीजिए और जब ये रकम खत्म हो जाएगी तब आप मुझे वो प्रॉपर्टी फिर से वापस कर देना, एट रेंडम मुझे अभी पहले पैसा दे दो। कहने का मतलब यही है, वो जो रीपेमेंट वाला ऑप्शन है वो भोग के रूप में वापस ले लिया जा रहा है कि आप उस प्रॉपर्टी से भोग कीजिए। राइट टू क्या कर दिया जाएगा, यूज या फिर यूजुफ्रैक्टरी राइट्स दे दिए जाएंगे कि आप उससे कंजप्शन कर लीजिए उसका। तो मान लीजिए वहां से रेंट निकल रहा है या कोई प्रॉफिट निकल रहा है तो वो जो है मॉर्गेजी रख लेगा। अब बात आती है डिलीवरी ऑफ पोजीशन की। तो इसमें डिलीवरी ऑफ पोजीशन जाहिर सी बात है, जब उसको रेंट रिसीव करना है या कुछ प्रॉफिट रिसीव करना है तो वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में रखेगा, है ना। जो मॉर्गेजी होगा वो कहेगा लाओ फिर उसको मेरे कब्जे में दे दो ताकि मैं इससे अपना पैसा निकालता रहूं, जब निकल जाएगा तो तुमको ट्रांसफर कर दूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। अगर कैलकुलेटेड है कि हाँ 10 साल में निकल आएगा ठीक है, मान लेते हैं कोई रेंट पे नहीं लिया तो भाई जब कोई आया नहीं तो जब मेरा पैसा निकलेगा तब मैं आपको प्रॉपर्टी रिटर्न करूंगा, उसके पहले मैं आपको रिटर्न नहीं करूंगा। नो पर्सनल लायबिलिटी। पर्सनल लायबिलिटी वहां पे होती है जब आप ना पोजीशन दिए हो सिंपल मॉर्गेज की तरह, ना आपने कोई डीड्स रखी हो, है ना, तब आपका रहेगा कि आपको वहां पे चुकाना है। लेकिन यहाँ तो आप प्रॉपर्टी ही दे दे रहे हो सामने वाले को कि भाई ठीक है आप इसमें से अपना पैसा काटते रहना जब जब आएगा प्रॉफिट के रूप में या फिर रेंट के रूप में। तो आपकी पर्सनल कोई लायबिलिटी नहीं है कि आप उसको चुकाओ, वो अपना पैसा निकालेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका पर्सनल दायित्व तो नहीं है कुछ। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज का मतलब यही है कि शुरुआत में प्रॉपर्टी एक तरीके से एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दी जाती है, कंडीशनल सेल की तरह ही होगी। उसमें शुरुआत में दिखेगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है ना, लेकिन इसमें लिख दिया जाएगा कि एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड है और अगर मैं रीपेमेंट कर देता हूं तो ये प्रॉपर्टी मुझे ही वापस हो जाएगी। मतलब रीट्रांसफर का प्रोसीजर इसमें जुड़ जाता है, रीट्रांसफर टू हिमसेल्फ। और इन केस अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो एब्सोल्युटली ट्रांसफर तो है ही, लेकिन ये इस बीच का जो पीरियड होगा, जो पेमेंट का पीरियड होगा, मतलब रीपेमेंट जो आएगी, जो मॉर्गेजर मॉर्गेजी को पैसा देने का टाइम पीरियड लिया होगा कि अगर इस डेट को मैं आपको पैसा देता हूं तो ठीक है, और नहीं दे पाता तो आपके नाम तो एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी है ही है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में आपको कंजप्शन का राइट नहीं रहेगा, आपको एब्सोल्युटली ट्रांसफर्ड है। जैसे मान लीजिए कोई रेंट है, कोई बिल्डिंग है, फाइन, वो मैंने आपके नाम ट्रांसफर कर दी इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर, लेकिन आप उसका रेंट नहीं ले पाएंगे। फाइनली जब वो डेट निकल जाएगी, जिस डेट को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको दूंगा पैसा, अगर वो डेट निकल जा रही है तब उसके बाद आप उसको कंजप्शन कर सकते हैं। फाइन। फिफ्थ पॉइंट इज अ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। पिक्चरों में बहुत देखा होगा ये वाला सीन कि हाँ कागज रखा और गिरवी आपका हो गया बाय डिपॉजिटिंग टाइटल डीड्स, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन से होगा, रजिस्टर्ड होना चाहिए कि आपने टाइटल डीड्स को डिपॉजिट किया है ना। और टाइटल डीड्स का मतलब यही है जो भी आपके जमीन के कागजात हैं आप उसको डिपॉजिट कर दो और बंधक के रूप में और पैसा ले लो, अपना काम करो, और नहीं चुका पाओगे तो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है ही। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लाया गया था मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए, जहाँ पे 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन होती थी। शुरुआत में मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता इन सारी जगहों पे होती थी, तो इसीलिए लाया गया क्योंकि भाई अगर किसी ऐसे शहर में है जहाँ की प्रॉपर्टी बहुत ही मूल्यवान है ना। अब दिल्ली की प्रॉपर्टी है वहाँ पे जाहिर सी बात है महंगी होगी, कलकत्ता की प्रॉपर्टी है वहाँ पे महंगी होगी, मुंबई है वहाँ की प्रॉपर्टी महंगी होगी। तो इन सारी जगहों की प्रॉपर्टीज के लिए कहा गया कि अगर 1 मिलियन से ज्यादा है तो आप टाइटल डीड्स के साथ कर सकते हो। नॉर्मल सिटीज में नहीं, आप चले जाओ कानपुर चले जाओ, है ना, सीतापुर चले जाओ और कोई भी छोटे मोटे शहर चले जाओ, इन सारी जगहों पे टाइटल डीड्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया था। जो लास्ट है वो है एनोमलस मॉर्गेज।
एनोमलस मॉर्गेज का मतलब ये अब तक के जितने मॉर्गेजेस पढ़े हमने उनमें से कोई मॉर्गेज ना हो, वो एक अलग टाइप का मॉर्गेज आप कोई जनरेट करें जो कि एक लॉफुल तरीके से मॉर्गेज हो, वो एनोमलस मॉर्गेज के अंतर्गत जाएगा। या फिर इनमें से कोई भी दो, मान लीजिए इसको और इसको मिला दिया। शुरुआत में हमने कहा सिंपल मॉर्गेज है, अब हमें लगा हम पैसा नहीं चुका सकते हैं तो हम कहते हैं भैया एक काम करो, तुम इसमें से अपना उपभोग करना चालू करके पैसा निकाल लेना है ना, प्रॉफिट या रेंट अपना निकालते रहना। तो इन दोनों को मिला दिया तो इसमें चला गया एनोमलस मॉर्गेज में। या फिर कोई तीन मिला दिए हमने तो वो एनोमलस मॉर्गेज में चला जाएगा। फाइन, मान लो पहले हमने क्या सिंपल मॉर्गेज है, देन हमने कहा कि भाई आप टाइटल डीड्स डिपॉजिट कर लो, थोड़ा टाइम और लगेगा मुझको, और मान लीजिए हमको लगा कि हम फिर भी नहीं कर सकते, हमने उसको कहा कि आप उपभोग करना प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दो, तीन मिला दिए ना, तो ये हो गया एनोमलस मॉर्गेज का तरीका कि जो इनमें से कोई ना हो, नया कॉन्सेप्ट हो, या फिर दो हो या दो से ज्यादा लोगों का मिक्सचर हो इन दोनों में से, मॉर्गेज इन 5 मॉर्गेजेस में से, उसको कहते हैं एनोमलस मॉर्गेज। सो दिस इज होल अबाउट द types of mortgages and the detailed description of the mortgages. So thank you so much for watching these videos. Thank you.